जय श्री कृष्ण। सभी विभुजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हम यहाँ मिले हैं हमारे दांत और उस बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जैसे हम सोचते हैं कि अभी हम बूढ़े हो गए हैं और हमारे दांत नहीं है तो क्या हुआ, इस तरीके का जो एक मिसकंसेप्ट है हमारे यहाँ सोसाइटी में कि दांत एज के साथ में खराब होते हैं या निकल जाते हैं। तो इसके ऊपर मुझे बोलना है कि ऐसा नहीं है। दांत हमारे जैसे हमारे बचपन में एक नेचर की, गॉड की गिवन गिफ्ट है, वो ही हमारे साथ ही जाती है। वो जो बीच में खराब हो जाते हैं और फिर हम उनको खो देते हैं, इसके पीछे बहुत सी वजह हैं जिसकी केयर लेने से वो हमारे साथ में बने रहेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि दांत के हमारे कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें ऐसा है कि जो हमको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है उसमें दो प्रकार के टीथ सेट का गिफ्ट है हमारे लिए। तो उसमें सबसे पहले हम जब पाते हैं वो है हमारे डेसिडियस टीथ यानी दूध के दांत। तो ये दूध के दांत का आने का समय रहता है 6 से 8 महीने से शुरू होता है हमारे एज से, और वो करीबन चलता है 24 महीने के एज तक हमारी। तो वहां आने के बाद 24 से 26 मंथ की जब तक एज होती है तब तक हमारा पूरा टीथ सेट, डेसिडियस टीथ सेट हमारे ओरल कैविटी में आ जाता है। उस डेसिडियस टीथ सेट के साथ में हम कंटिन्यूएशन में हमारे पूरे दांत पाते हैं, दूध के दांत। उसके बाद में पक्के दांत जो रहते हैं हमारे, उसका सेट का शुरू हो जाता है आना हमारे एज के 6th ईयर में। 6 साल के जब हम होते हैं तब से शुरू हो जाता है। तो जो ये पहला सेट रहता है हमारा दूध का दांत का, ये करीब 20 दांतों के साथ में रहता है हमारे ओरल कैविटी में। और बाद में जो पक्के दांत आते हैं वो 32 रहते हैं, 32 हम कहते हैं। बट उसमें ऐसा है कि जो अक्कल दाढ़ें हमारी रहती है वो कभी किसी को कम आती है, किसी की आती है, नहीं आती है, या ओरल कैविटी में नहीं दिखती है, अंदर के अंदर फंसी रहती है। इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें। तो ये परमानेंट टीथ 32, एक्चुअली 32 का सेट रहता है। कभी कभी किसी किसी लोगों में एक आधा टूथ का टूथ बड़ अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे भी ज्यादा रह सकते हैं। तो ये इस तरीके के हमारे दो टीथ सेट हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दांत की रचना कैसी रहती है। तो दांत का दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो हम कहेंगे कि एक क्राउन और रूट पोर्शन रहता है। क्राउन पोर्शन इज द पार्ट ऑफ टूथ, यानी जो हम ओरल कैविटी में देखते हैं दांत को, उसको हम क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उससे डबल हमारा टूथ स्ट्रक्चर बोन के अंदर एम्बेडेड होता है। तो उसको हम रूट्स कहते हैं, दांत के रूट्स कहते हैं। तो ये बोन के अंदर जो एम्बेडेड टूथ स्ट्रक्चर रहता है हमारा, वो वहां पर एक पेरियोडोंटल लिगामेंट से सस्पेंडेड रहता है अंदर बोन में। और ऊपर जो पोर्शन दिखता है या दांत का पूरा पोर्शन जो रहता है, उसमें हमारे 3 लेयर पाए जाते हैं। सबसे बाहर का जो टफ कवरिंग, जो व्हाइट पोर्शन हम देखते हैं, उसको हम इनेमल कहते हैं। उसके अंदर का जो एक स्लाइटली येलोइश कवरिंग रहता है, जिसको हम डेंटिन कहते हैं। और उसके सेंटर में जाने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे दांत का सबसे सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टूथ जो बोलेंगे, वो शुरू होता है, उसको हम पल्प कहते हैं। जिस पल्प में हमारे दांत की नसें यानी नर्व्स और ब्लड वेसल्स कैरी होती है। तो ये जो दांत नीचे सस्पेंडेड रहता है हमारा बोन में, वहां से सभी दांतों की छोटी छोटी नसें जाकर एक बड़ी नस के साथ में ज्वाइन होती है, और उसी से सेंसेशन हमारे ब्रेन तक जाता है। तो इस तरीके से हमारे दांत की रचना बनी हुई रहती है। तो ये सब पार्ट्स इसीलिए मैंने बताए हैं क्योंकि आगे हम जब दांतों के बीमारी और उसके कारणों पे आएंगे, तब हर वक्त ये टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है हमारी, इसलिए बताए हैं। अभी हम आएंगे कि दांत के कार्य क्या क्या है। सबसे पहले चबाना, ये दांत का सबसे मेन कार्य है। दूसरा है हमारी बात करना। बात करने के लिए भी दांतों का उतना ही इंपॉर्टेंस है। अगर हमारे दांत नहीं है तो हमारे उच्चार स्पष्ट नहीं होते हैं। ये जो हमारा ओरल कैविटी का असेंबली है, जिसमें हमारी टंग आती है, दांत आते हैं, पैलेट आता है, बाकी के मसल्स आते हैं, फेशियल मसल्स आते हैं, स्माइल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल्स हैं वो है लिप्स हैं,
ये सबकी जो संरचना है वो एक दूसरे के हैंड इन हैंड चलती है, यानी एक दूसरे के साथ में ये लगे रहते हैं। तो इसीलिए जब हम कोई भी शब्द का उच्चार करते हैं, उस समय हमारे दांतों की रचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए सेकेंड फंक्शन है हमारे दांत का फोनेशन। थर्ड फंक्शन है लुक्स, जिसमें हमारी दांत और स्माइल दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा एक दूसरे से बातचीत रहती है, या जो हम कहते हैं कि अपनी बात करने का जो ढंग होता है, या स्माइल जो देते हैं, उसके कारण जो आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना हमारा होता है, तो ये हमारा लुक्स जो है वो हमारी दांत की रचना के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारे दांतों के फंक्शंस है। इन्हीं दांतों के फंक्शंस का या इन्हीं दांतों की हेल्थ का हमारे शरीर पर कैसे परिणाम होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो इसमें ऐसा है कि जैसे हमारा चबाने का फंक्शन जैसे हम बोलते हैं, तो हम जो भी फूड ले रहे हैं, उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे हर एक स्टेज से हमारे बॉडी के अंदर जाकर फिर उनका एब्सॉर्प्शन होता है, एंड उसका एब्सॉर्प्शन होने के बाद में ही उस न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर के लिए उपयोग होता है। तो ये सबसे पहला कार्य जो है, जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसका सबसे पहला कार्य है उनका ग्राइंडिंग, यानी उसका मैस्टिकेशन। तो ये मैस्टिकेशन का जो कार्य है, ये हमारे दांत की रचना जो जिस तरीके की बनी हुई है उसके कारण है। तो अब ये दांत की कौन सी रचना है, जैसे हमारे दांत कभी प्लेन नहीं है, एक स्मूथ सरफेस की तरह नहीं है, वो एक डिफरेंट सरफेसेस बने हुए हैं, जिसको हम कस्प और फोसा बोलते हैं। मतलब दांत जो है एक एंगुलर कस बने हुए हैं हमारे दांतों के ऊपर, जो ग्राइंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग दांतों के अलग अलग फंक्शंस है। जैसे सामने वाले दांत सिर्फ कट करने के काम आएंगे, केनाइन्स उससे ज्यादा कट करेंगे, पीछे वाले दांतों के ऊपर हम मैस्टिकेशन करेंगे यानी ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, फूड को मैस्टिकेट करते हैं, तब हमारी जो लाल ग्रंथि है, वो लाल ग्रंथि से जो लार निकलती है वो उसके साथ में मिक्स होती है, और वो जब आगे जाती है तब हमारा डाइजेशन शुरू होता है। तो इस तरीके से दांत का बहुत बड़ा कार्य है। अब इसमें क्या है कि अगर सपोज हमारे कोई दांत में हमें तकलीफ है, या कोई दांत हमारा निकला हुआ है, तो वो असेंबली का एक पार्ट चला गया है, और हमारा उतना ही इफेक्ट होता है हमारा मैस्टिकेशन। और जैसे जैसे हमारा मैस्टिकेशन इफेक्ट होता है, वैसे वैसे हमारा डाइजेशन इफेक्ट होते जाता है। धीरे धीरे हमारा डाइजेशन के ऊपर बहुत असर होता है। अगर हमारे फूड का ग्राइंडिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, तो आगे जाके उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकता। जैसे हम एक चक्की में अगर बारीक पीसा हुआ आटा चाहिए है हमको, तो थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े करके डालते हैं हम। अक्खा कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज हम मिक्सी में नहीं डाल सकते हैं। उसको छोटे छोटे पार्ट में करके डालने से जल्दी से वो अपने को जिस कंसिस्टेंसी का ग्राइंडिंग चाहिए वो मिलता है। तो इसी तरीके से हमारा दांत का कार्य है ग्राइंडिंग के लिए। दूसरा ये है कि दांतों में जो भी प्रॉब्लम्स है, या जैसे हम कहेंगे कि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, या दांतों में अगर कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका हमारे पूरे डाइजेशन पर भी इफेक्ट होता है, और हमारे हृदय पर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि यहीं से पूरे बैक्टीरियाज हमारे अंदर तक ट्रेवल करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे इसमें है, दांतों में और मसूड़ों के अंदर है, तो उसके क्या इफेक्ट है ये हम देख रहे हैं। अभी इसके बाद आएगा हमारा दांतों की देखभाल। तो अभी ये दांतों की देखभाल में ऐसे हैं, जब से हमारे दूध के दांत आना शुरू होते हैं, तब से उनका क्लीनिंग और केयर लेना हमको बहुत जरूरी है। तो अभी इसमें क्लीनिंग में जो हम देखते हैं कि पहले जैसे हम देखते थे कि एक नीम की काड़ी को पूरा चूस लेते थे, और फिर उसके बाद में उससे ब्रशिंग करते थे। अभी कैसे हैं, अभी हम ब्रशेस के ऊपर टूथपेस्ट लगाकर उससे ब्रशिंग करते हैं। तो इस ब्रशिंग का और टूथपेस्ट का और ब्रशेस का, तीनों का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे हमको बहुत से बार ये क्वेश्चन रहता है कि किस तरीके का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, किस तरीके का ब्रश यूज करना चाहिए, कौन सा ब्रश अच्छा है, कौन सा ब्रशिंग टेक्निक अच्छा है। तो इसमें ऐसा है कि टूथपेस्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जब तक आपको कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट एडवाइज नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि कोई एरियाज में फ्लोराइड की कमी है, तो वहां बच्चों को हम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करने के लिए कहते हैं। तो इस तरीके से, या जिनको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है तो उनको हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज करने के लिए कहते हैं। तो
तो जहां पर रिकमेंडेड है आपको कि कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज करना है, तब तक आपको वो टूथपेस्ट यूज करना है। बट अगर ऐसा नहीं है कि कोई आपको एडवाइस नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो रेगुलर के लिए आपको जिस टूथपेस्ट में फोमिंग ज्यादा है या जिस टूथपेस्ट से आप कंफर्टेबली ब्रशिंग कर पाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसी टूथपेस्ट को आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें दो है कि टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर। तो जैसे हम देखते हैं कि कुछ बड़े लोग जो हैं हमारे घर के, उनके काफी दांत घिसे हुए रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक दांत का अपना बाहर का जो एक वाइट स्ट्रक्चर है, जिसको हम इनेमल कहते हैं, वो काफी कुछ घिस जाता है, और वो घिस के अंदर से दांत पीला जो डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है। तो उस एक्सपोजर के साथ में हमें ऐसे लगने लगता है कि हमारे दांत तो पीले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो कुछ वजह से जब अपना इनेमल का लेयर कम हो जाता है दांत का, और अंदर का डेंटिन लेयर जब एक्सपोज हो जाता है, तब हमारे दांत अपने आप पीले लगने लगते हैं हमको। तो ये क्यों होता है? जैसे अब पहले सॉरी, हम जो ये यूज करते थे कि एक मंजन हम यूज करते हैं, तो ये मंजन जो भी यूज करते हैं वो काफी एब्रेसिव है, यानी काफी खुरदरा है। उस मंजन के साथ में जब हम अपने दांतों के ऊपर घसते हैं, तो हमारा इनेमल धीरे 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 वियर ऑफ होते जाता है। वियर ऑफ होता है, वो घिसते जाता है। कैसे है? वो एकदम से अपने को पता नहीं चलता है, बट कुछ सालों के बाद में वो एक लेयर का जो थिकनेस रहता है वो कम होते जाता है, और दांत घिसने लगते हैं। तो इस दांत के घिसने के कारण जब हम कुछ भी थोड़ा बहुत भी ठंडा या गर्म लेते हैं, तो उसके साथ में हमारे दांत में हमको सेंसिटिविटी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये दांत के ऊपर का हमारा जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इनेमल जिसे हम कहते हैं, वो निकल जाने की वजह से है। इसीलिए एब्रेसिव टूथ पाउडर्स जो भी है, उसको हम यूज करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि क्वाइट देर के बाद आने वाला है ये इफेक्ट, बट आता है जिसमें आपका इनेमल घिस जाता है। तो अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि पेस्ट और पाउडर दोनों में से हमने क्या यूज करना है, तो यही एडवाइस रहेगा कि आपको पेस्ट यूज करना है। अगर जैसे आपको किसी को पेस्ट में या थोड़ा सा तीखापन अच्छा लगता है ब्रशिंग करते समय, और थोड़ा सा कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट अच्छा लगता है, जैसे किसी को लौंग के साथ में या ब्रश करना अच्छा लगता है, ये सारी चीजें हैं, तो आप उस तरीके का पेस्ट यूज कर सकते हैं, बट आप पाउडर मत यूज करिए। दूसरा आता है ब्रश। अब इस ब्रश में ऐसा है कि कौन सा टूथब्रश अच्छा है, कौन सा टूथब्रश से हमको ब्रश करना है। तो इसमें भी काफी टाइप्स आते हैं, जैसे हम जिसको एक सॉफ्ट कहते हैं, मीडियम और हार्ड टूथब्रशेस आते हैं। तो इसमें से हार्ड टूथब्रशेस को हम नहीं एडवाइस करते हैं ज्यादा यूज करने के लिए, क्योंकि फिर से वही होता है, जैसे उसका एब्रेसिव इफेक्ट है, उसके कारण हमारा इनेमल घिसते जाता है। सॉफ्ट जो टूथब्रशेस है, वो प्रॉपर इन बिटवीन क्लीनिंग जो कहेंगे हम, वो नहीं हो पाती है। इसलिए हम यूजुअली मीडियम, सभी को हम मीडियम टूथब्रश यूज करने के लिए कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप ब्रश कितने दिनों में चेंज करते हैं। क्या होता है कि एक बार ब्रश हमने ले लिया है, तो उसको हम जल्दी फेंकते नहीं हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। काफी लंबे समय तक हम ब्रश यूज करते रहते हैं। तो इसमें काफी स्टडीज हुई है, और बीच में हमने देखा भी था कि ओरल बी के एक इंडिकेटर ब्रश आते थे, जिसमें हाफ ब्लू जो है लाइन खत्म होने के बाद में ब्रश फेंक देना है वगैरह, ये सारी चीजें थी। तो इसमें जो स्टडी हुई है, उस स्टडी के अनुसार ऐसा है कि कोई भी टाइप का, कोई भी कंपनी का आप ब्रश यूज कर लीजिए, पर कोई भी ब्रश की कैपेसिटी 22 से 25 दिन के बाद में नहीं रहती है। जो आपको क्लीनिंग प्रॉपर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि आप जो भी ब्रश यूज करते हैं, वो आपको 1 महीने के अंदर या 25 दिनों के अंदर चेंज करना है, नया ब्रश लेना है। जिस तरीके से कोई भी क्लीनिंग वाला अपना कोई भी चीज है, जैसे स्क्रबर है या कोई भी है, वो घिस जाता है, तो आगे वो अपने से प्रेशर ज्यादा मांगता है क्लीनिंग के लिए। उसी तरीके से अगर अपना ब्रश प्रॉपर नहीं है, तो हमारा फिर प्रेशर्स ज्यादा लगते हैं क्लीनिंग के लिए, तो वो प्रेशर्स भी हमारे इनेमल के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसीलिए आपका ब्रश रेगुलरली चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ये है कि अभी किस तरीके से हमने ब्रशिंग करना चाहिए। तो अच्छा, और ब्रशेस में ये है कि जैसे ब्रशेस में भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं।
हमारे दांतों की जिस तरीके की रचना है उसके हिसाब से हमको ब्रश यूज करना पड़ता है। जैसे ये जिगजैग वाले टूथब्रश आते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा क्राउडिंग है हमारे दांत में तो हमको जिगजैग वाला टूथब्रश यूज करना है। अगर हमारे दांतों का पीछे का पोर्शन, हमारी मुंह थोड़ा सा कम खुलता है या छोटा है ओपनिंग, तो उस जगह हमको स्मॉल हेड जो आता है वो यूज करना है। इस तरीके से हमारे दांत की जिस तरीके की रचना है उस तरीके से हमको ब्रश यूज करना है। फिर आता है एक फ्लॉस, जिसके बारे में अभी काफी बोला जाता है। डेंटल फ्लॉस रहता है जो क्लीनिंग के लिए ही यूज होता है। तो इस डेंटल फ्लॉस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ऐसा है कि ब्रशिंग से जो सरफेसेस क्लीन कर रहे हैं, दांत के 6 सरफेसेस होते हैं अपने, 5 सरफेसेस होते हैं, सॉरी। तो एक ओक्लूजल हो गया, एक सामने दिखने वाला, पीछे दिखने वाला, दो दांत के पीछे के दो, ऐसे हमारे 5 सरफेसेस होते हैं। तो जो सरफेसेस हमारे टूथब्रश से क्लीन हो जाते हैं वो तो ठीक है, बट जो सरफेसेस पे हमारा टूथब्रश नहीं पहुंचता है, वहां हमको फ्लॉस से क्लीन करना होता है। हमारे दांत के ऊपर एक परत जमा होती है, जिस परत को हमको निकालने के लिए टूथब्रश हम यूज करते हैं। और पेस्ट जो है वो एक मीडियम है इन बिटवीन, जो हमको क्लीनिंग करना है उसके लिए। तो ये फ्लॉस का ऐसा है कि जैसे एडवाइस किया जाता है कि दो दांतों के बीच में अगर आपका कुछ खाना फंसता है तो उसको आपको फ्लॉस से क्लीन करना है, पर आपको ओवर फ्लॉसिंग भी नहीं करना है। जैसे कभी कभी फिर कैसे होता है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका आवाज ही माइक म्यूट हो गया है। हाँ, माइक म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए माइक। हाँ हाँ, ओके। अभी सुन रहे हैं? अभी सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो ब्रशिंग ब्रशिंग टेक्निक पर हम थे। उसके बाद में हम आएंगे माउथ वॉशेस पे। अभी ये मेडिकेटेड माउथ वॉशेस यूज करना है नहीं करना है, कितने प्रमाण में करना है, ये भी अगेन जैसे मैंने बताया था कि टूथपेस्ट जैसे आपके डॉक्टर के एडवाइस पे या आपकी जो कंडीशन है उसके एडवाइस पे जैसे रहता है, उसी तरीके से माउथ वॉशेस भी है। ये माउथ वॉशेस भी एक लिक्विड फॉर्म में आपके एक क्लीनिंग एजेंट है। तो ये आपके ओरल कैविटी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या बैक्टीरियाज हैं, अगर उनका ज्यादा है, जैसे पायरिया जिनको है, उनके केसेस में काफी यूज होता है। या कोई सर्जरी हुई है या कुछ आपका ऑपरेटिव हुआ है ओरल कैविटी में, जिसके कारण आप कुछ दिनों तक ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं या डिफिकल्टी हो रही है ब्रशिंग में, उसमें माउथ वॉशेज जरूरी है। देन कुछ लोगों के जिनका मुंह खुलता नहीं है, बहुत कम खुलता है, उनके केसेस में भी जरूरी है। देन जिनको लार की कमी रहती है, ड्राई माउथ रहता है, उनके केस में भी उनको माउथ वॉशेस यूज करना चाहिए। अभी हम आते हैं ब्रशिंग टेक्निक्स पे, ब्रशिंग कैसे करना है हमें। तो इसमें यह है कि कुछ लोगों की ये धारणाएं होती है कि हमने काफी देर तक, अगर ज्यादा देर तक मैंने ब्रशिंग किया तो मेरे दांत ठीक रहेंगे। ऐसा नहीं है। आपको ब्रशिंग एक पर्टिकुलर टाइम तक ही करना है और सभी दांतों के सभी सरफेसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाने चाहिए। जैसे अभी दांत और हमारे मसूड़े के अंदर एक जॉइन हुआ है, रूट एंड क्राउन पोर्शन जिसको हमने कहा था, वो गम लाइन से अपना जॉइन हुआ रहता है। तो जब भी हम ब्रश रखते हैं या ब्रशिंग करते हैं, तब हमारा ब्रश नीचे के दांत की गम लाइन से लेकर ऊपर के दांत की गम लाइन से ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमना चाहिए हमारे ब्रश को। हमारी यूजुअली आदत क्या रहती है कि हम ब्रश लेते हैं और ऐसा घसते हैं, ये। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो गम लाइन के नीचे का ऊपर का दांतों का पोर्शन और नीचे का दांतों का पोर्शन, ये ज्यादा घिस जाता है। ये घिसने से जो नेक लाइन के ऊपर आपके ऐसे कट्स आ जाते हैं, जिसके कारण वहां पर आपको सेंसिटिविटी होने लगती है। तो ये इस तरीका का हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग जो है, ये सबसे रॉन्ग टेक्निक है।
इसमें आपको कैसे करना है, सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करना है, यानी नीचे की गम लाइन से लेकर ऊपर की गम लाइन तक, नीचे की गम लाइन से लेकर ऊपर की गम लाइन तक, ऐसे आपको ब्रशिंग करना है। सामने वाले दांतों को भी एक के ऊपर एक रख के वैसे ही गम लाइन से करना है। नीचे वाले दांतों को अंदर से क्लीन करना है, ऊपर वाले दांतों को भी अंदर से क्लीन करना है, वैसे ही पीछे वाले दांतों को भी आपको क्लीन करना है अंदर से, नीचे से ऊपर जाते हुए। और फिर आपको जो आपके चबाने वाला पोर्शन है, ऑक्लूजल पोर्शन जिसको हम कहते हैं, उसको ब्रशिंग करना है। यानी इस तरीके से आपको प्रॉपर टेक्निक से ब्रशिंग करना है, तो आपके दांत और मसूड़े अच्छे से मेंटेन होंगे। अभी हम आएंगे दांतों के डिसीजेस पे। अभी इसमें कैसे हैं, वैसे दांतों के डिसीजेस एंड दांतों के ट्रीटमेंट्स, ये सब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो उसमें से जो 2 बेसिक कॉजेस हैं दांतों की बीमारियों के, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें से पहला है दंतक्षय जिसको हम कहते हैं, केरीज और केरीज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो, और दूसरा है पायरिया या गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो अभी हम दंतक्षय के बारे में बात करेंगे। इस दंतक्षय में क्या होता है कि हमारे जो ये टूथ सरफेसेस हैं, इसके अंदर हमारा कांस्टेंट फूड लॉजमेंट रहने से उसके अंदर माइक्रोबैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, और वो जो माइक्रोबैक्टीरिया है उनका जो एसिड फॉर्मेशन होता है या उनका जो एसिड निकलता है, उसका जो हमारे इनेमल के ऊपर इफेक्ट होता है, तो उसमें वो इनेमल हमारा लॉस हो जाता है। वो इनेमल लॉस होने के कारण वहां पर जो एक ब्लैक स्पॉट फॉर्म हो जाता है जिसको हम केरीज कहते हैं, वो एक्सटेंड होकर जब अंदर टूथ के अंदर जाकर नीचे नस तक पहुंच जाता है, तब हमको दांत में पेन होना शुरू होता है। तो अभी तक ऐसे हैं कि सभी ने दांत का पेन तो देखा ही होगा, सिवियर पेन रहता है उसमें दांत में। तो ये जो सिवियरिटी रहती है, इसको हम कहते हैं कि नेक्स्ट टू लेबर पेन रहता है, टूथ एक इज नेक्स्ट टू लेबर पेन, ऐसा है इसमें। तो ये क्यों होता है, जैसे हमारे दांत की रचना पूरी प्लेन नहीं है, सिर्फ सामने के दांत का अगर सामने का सरफेसेस हम छोड़ देंगे, तो पीछे वाले दांतों में हमारे काफी कस्प एंड ग्रूव पैटर्न रहता है। तो ये जो ग्रूव्स रहती हैं हमारी, इस ग्रूव्स में जो हमारा खाया हुआ फंस जाता है, वो खाया हुआ जो फंसा हुआ रहता है, अगर वो काफी समय तक वहीं दांत के ऊपर चिपका रह जाए, तो उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कैविटी जो ओरल कैविटी है, जो सलाइवा है हमारा, वो वैसे ही नेचुरली फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हमारे जो ये टूथ पार्टिकल्स है उसके साथ में हमारे दांत के ऊपर जम जाते हैं, और ये जम जाने के कारण जो दांत के ऊपर वो चेंजेस ला देते हैं, उसके कारण ये हमारा केरीज शुरू हो जाता है। तो ये केरीज कैसे है कि एक बार आपका अगर हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर जो इनेमल हमने कहा था, वो अगर डिसॉल्व हो गया है आपका, तो उसके बाद में फिर वो डेंटिन में काफी इजीली प्रोग्रेस हो जाता है, क्योंकि डेंटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें माइक्रो चैनल्स हैं काफी, वो उतना टफ नहीं है जितना अपना इनेमल टफ है, उतना टफ नहीं है वो, तो उसमें काफी जल्दी से प्रोग्रेस हो जाता है। वहां से फिर वो जब अपने नीचे पल्प में या अपने जो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द टूथ है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, उसके अंदर जाने से वहां से इन्फेक्शन कैरी होके हमारे नीचे दांत के नीचे की जो नसें हैं वहां तक चला जाता है, और वो इन्फेक्शन वहां जाने के बाद में फिर से वो जो कैरी होती है सारी नसेस के थ्रू हमारे ब्रेन के पास, वहां पर फिर हमें वो सेंसेशन लगने लगता है। तो इसमें भी कैसे है कि स्टेप वाइज है, जब तक आपके केरियस पोर्शन आपका इनेमल में है, तब तक आपको स्लाइड थोड़ा सा कुछ महसूस होगा या नहीं होगा, सिर्फ ओनली यू विल फील कि कुछ खाना फंस रहा है, निकाल देने से निकल जाता है बट फंस रहा है। उसके बाद में जब वो एक्सटेंड होता है इनेमल में, इनेमल से डेंटिन में जब एक्सटेंड होता है, तब हम कोई भी चीज जैसे एक्सेस हॉट या एक्सेस कोल्ड कोई चीज लेंगे, उसके साथ में हमें सेंसेशन लगना चालू हो जाता है। अगर हमारे टीथ नॉर्मल है तो हमको उतना सेंसिटिविटी नहीं आती है। एक जो नॉर्मल सेंसिटिविटी महसूस होती है कि एक्सेस कोल्ड या एक्सेस हॉट हम ले रहे हैं, तो दैट इज ओके। बट उससे ज्यादा लगकर वो जब सेंसेशन हमारे ब्रेन तक जा रहा है या हमको बहुत सेंसिटिव लग रहा है, जैसे एकदम ठंड में जाने के बाद में हमारी स्किन के ऊपर जैसे सेंसेशन लगता है ना, वैसे सेंसेशन आना चालू हो जाता है। तो ये सेंसेशन एक्सटेंड होता है, और पेन हमारे पल्प में जब हमारा इन्फेक्शन जाता है तो उसके साथ शुरू होता है। तो ये 3 स्टेजेस में है। तो इसमें से जब पहला और दूसरा स्टेज में ही हमने अगर अपना अटेंशन दे दिया, तो हमको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो केरियस पोर्शन रहता है उसको निकाल के हम फिलिंग्स कर सकते हैं। अभी ये क्यों होता है? तो यही है कि जैसे हमको इन बिटवीन स्वीट्स खाने की बहुत आदत रहती है। जैसे हमने सुबह खाना खा लिया है, उसके बाद में शाम का खाना खाने के इन बिटवीन अगर हमने कुछ बहुत स्टिकी टाइप का फूड ले लिया है, तो वो हमारे दांत के ऊपर स्टिक करके रह जाता है। तो उसके बाद में हमने पानी से अच्छे से कुल्ला किया है क्या, तो वो निकल जाएगा। या उसके बाद में कोई फाइब्रस चीज खाई है क्या, जिसके साथ में वो चिपक के निकल गया है। तो ये हो गया दिन में। और रात में जब हम ब्रशिंग किए बगैर सो जाते हैं, तो वो जो पोर्शन वहां पर चिपका हुआ रहता है, तो बैक्टीरियाज को उसके ऊपर एक्ट करने के लिए काफी लंबा समय मिल जाता है। और वो लंबे समय के बाद में हमारे दांत में कीड़ा लगना चालू हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को भी सोने के पहले आप ब्रशिंग करवा के सुलाइए और खुद भी ब्रशिंग करके ही सोइए। दूसरा ये है कि इन बिटवीन जो कुल्ला करने की आदत है, जैसे खाना खाया है हमने, तो उसके बाद में अच्छे से रिंस कर लीजिए ओरल कैविटी को। अगर हमने कुछ इन बिटवीन मीठा खाया है तो भी रिंस कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने अगर अपने ओरल कैविटी को मेंटेन किया है, तो हमको ये केरीज का सामना कर सकते हैं हम। दूसरा है हमारा मसूड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। अभी ये जो मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसको हम जनरल टर्म्स में पायरिया कहते हैं। पायरिया यानी जो हमारे गम्स हैं, उस गम्स में सूजन आना चालू हो जाती है, वो फूल जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ब्रशिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत चालू हो जाती है। और दांत और मसूड़ों के बीच में जो हमारे प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक नहीं रहा, तो जो गंज जमा हो जाती है, उसके कारण ये प्रोग्रेस होता है। तो जैसे ब्रशिंग टेक्निक में मैंने बताया था कि गम लाइन के ऊपर की गम लाइन और नीचे की गम लाइन से लेकर आपका ब्रशिंग होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, तो हमारे दांत के ऊपर का जो एक प्लाक लेयर रहता है, वो प्लाक कैल्सिफाई होकर वहां एक परत जमा हो जाती है। वो कैल्सिफाई होती जाती है, तो उसको हम कैलकुलस कहते हैं। तो कभी वो येलो कलर की दिखेगी, किसी में वो ब्लैक कलर की दिखेगी, येलोइश टू ब्लैक ये कलर में वो परत जमा होती है, वो हमको दिखती है। हम जब मिरर में देखते हैं तो हमको दिखती है। पर एक बार वो जमा होने के बाद में हमारे नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक से वो नहीं निकलती है, उसको हमको मशीन से या इंस्ट्रूमेंट से निकालनी पड़ती है। तो ये जो परत है, ये परत क्या करती है कि इसमें और ज्यादा बैक्टीरियाज अपने ऐड होना चालू हो जाते हैं, एक बात। दूसरा, ये जो परत है, ये वहां के गम लाइन के ऊपर काफी प्रेशर्स लाना चालू कर देती है। तो उस प्रेशर के कारण जो गम्स के अपने सेल्स रहते हैं, उनके ऊपर उसका इफेक्ट चालू हो जाता है। और वो इफेक्ट होने के कारण, जैसे हम इन्फ्लेमेशन कहेंगे, गम्स का इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है। दैट मीन्स रेडनेस आना गम्स में चालू हो जाता है। तो वो रेडनेस आने से गम्स फूलना चालू हो जाते हैं। फिर जो गम लाइन और उसके बीच के जो बैक्टीरिया है, वो अगर ज्यादा एक्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी हमारे गम्स में से पस आना चालू हो जाता है। जब ब्रशिंग के लिए फिर हमारा स्लाइड भी धक्का लगता है वहां गम पे, तो ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। तो ये सब जो होता है, अगर स्लाइड भी ब्लीडिंग हो रही है कहीं आपको गम्स में वगैरह, तो उसको चेक करके उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे हम कहेंगे कि हम तो रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, फिर भी क्लीनिंग की क्यों जरूरत है? तो हमारा जो ये ब्रशिंग है, हम पूरे दांतों को गम लाइन से गम लाइन तक ब्रश कर रहे हैं, बट गम लाइन के स्लाइटली नीचे जाकर हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता है। तो वहां की जो परत जमा हुई हुई है, उसको मैकेनिकली क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो वैसे एडवाइजेबल है कि 6 मंथ्स में एक बार आप चेक करवाइए अपने दांतों को, बट साल में एक बार तो आपको क्लीनिंग करना जरूरी है। अभी उसमें भी ऐसा है कि काफी लोगों को ये लगता है कि हम रेगुलर अगर क्लीनिंग करेंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे, वियर अप हो जाएगा दांतों का। तो ये मिसकंसेप्ट हैं सारे। जो दांत के ऊपर की परत जो जमा हुई हुई रहती है ना, उसी को सिर्फ क्लीनिंग करते समय यानी स्केलिंग करते समय निकाला जाता है। तो उससे आपके दांत के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो मशीन से या हैंड से भी स्केलिंग करते हैं, मशीन से भी स्केलिंग करते हैं, तो वो सिर्फ वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण आपके इनेमल को कहीं भी टच नहीं होता है, वो आपके दांत को कहीं खराब नहीं करता है। बट वो क्लीनिंग हो जाने से आपका गम फिर से रिक्रिएट होता है, और रिक्रिएट होकर वो वहीं के वहीं दांत के साथ चिपका रहता है। अगर आपने उसने नहीं किया, तो ये दांत का जो अपना पोर्शन है, वहां से वो सेपरेट होते जाता है। सेपरेट होने के बाद क्या होता है कि वहां जो एक गैप फॉर्म हो जाती है, उसके अंदर से पूरे बैक्टीरियाज दांत के नीचे तक प्रोसीड करना चालू कर देते हैं। अब ये प्रोसीड करके क्या करते हैं, जैसे हमने पहले देखा था कि दांत का रूट आपका जो
बोन में लगा हुआ है, वो बोन और आपके दांत के रूट के बीच में एक लिगामेंट्स है जिसके अपना दांत सस्पेंडेड है, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स कहते हैं। वो लिगामेंट्स के अंदर पूरा आपका सेंसेशन रहता है और प्रोप्रियोसेप्शन रहता है। प्रोप्रियोसेप्शन इज व्हाट, कि आप जो खा रहे हैं, आपका जो दांत में सेंसेशन आ रहा है, वो आपका सब पूरा वो कंडक्ट करता है वहां से। तो ये प्रोप्रियोसेप्शन फंक्शन एंड सस्पेंड जो हुआ है, जो ये पेरियोडोंटल लिगामेंट्स है, ये बहुत माइनर लिगामेंट्स है, यानी बहुत छोटे छोटे तंतु है वो वहां पर। तो इन छोटे छोटे तंतुओं के ऊपर जब आपके बैक्टीरिया जाकर एक्ट करते हैं, तो ये इनको डिस्ट्रक्ट करना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे इनका डिस्ट्रक्शन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उनको डेप्थ मिलते जाती है और आगे प्रोसीड होने के लिए। और ये जब पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, जिसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, उसके बाद से फिर अब डिस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा? यू कैन इमेजिन कि जब अपने दांत और इसके बीच का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, तो वो जाता है फिर आपके बोन की तरफ, जहां आपका दांत आपकी हड्डी में है। तो वो धीरे धीरे फिर बोन की तरफ इफेक्ट करता है, और बोन की तरफ इफेक्ट करने से क्या होता है कि आपके वो बोन की तरफ जो इन्फेक्शन जाता है, उसके कारण ये लिगामेंट, जो सस्पेंडेड लिगामेंट्स थे जिन्होंने दांत को होल्ड करके रखा हुआ था, वो तो लूज हो ही गए हैं, और उधर का बोन का पोर्शन भी लूज हो गया है। तो इस चीज में क्या होता है, ये पायरिया में जो ये इन्फेक्शन होता है, इसमें आपका दांत फिर हिलने लग जाता है। जैसे दंतक्षय में अपन ने देखा कि जब भी कोई केरीज पोर्शन आप जल्दी से उसको ठीक करवा लेते हैं, तो वो प्रोसीड नहीं होगा और आपको नीचे दांत के नीचे इन्फेक्शन नहीं होगा। एंड रेगुलर टर्म्स में यह है कि आपको रूट कैनाल थेरेपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। और अगर आपका दांत नहीं हिलना चाहिए और प्रॉपर आपका दांत आपके लाइफ के साथ चलना चाहिए, ऐसा है, तो आपको आपके पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें हैं जिस जो एक नॉर्मली अपने को डेंटल केयर में बहुत ध्यान रखनी है। तो ये सब चीजें हैं जिसका हमने एक शॉर्ट में देख लिया है कि कैसे दंत रोग बोलेंगे वो, और उसके साथ में रिलेटेड जो बीमारियां। अभी बाकी के जो चीजें हैं वो सब ट्रीटमेंट पार्ट्स में आते हैं। हाउ कैन वी गो फॉर द ट्रीटमेंट्स, कौन सी चीजों से क्या हो सकता है, हमारे दांत कैसे रिप्लेस होते हैं, ये सारी चीजें हैं। अभी दूसरा ये रहेगा कि एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक बहुत ही कॉमन चीज है जो हर एक ने सुनी है, करवाई हुई है। तो उसको एक शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और उसको क्यों किया जाता है। तो अभी देखिए, आपके दांत में अगर इन्फेक्शन हो जाता है और दांत में आपको पेन चालू हो जाता है, तो कैसे हैं, जब तक रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं होते थे या दांत को सेव करने के प्रोसीजर्स नहीं होते थे, तब तक यही होता था कि अब दांत खराब हो गया है और उसको निकाल दो, यानी टूथ एक्सट्रैक्शन कर दो। तो इस तरीके से दांत निकाल दिया जाता था। बट ये रूट कैनाल प्रोसीजर में क्या होता है कि जो आपके दांत में सड़न हुई है, जहां से आपके दांत में से इन्फेक्शन गया हुआ है नीचे तक, तो उसको अप्रोच किया जाता है। जैसे जहां से कीड़ा लगा हुआ पोर्शन है उसको हम क्लीन करते हैं। हाँ, ये प्रोसीजर में सुन करने का इंजेक्शन देकर, एनेस्थीसिया देकर ही किया जाता है। वो क्लीनिंग होने के बाद में एक अप्रोच लिया जाता है जहां आपका पल्प स्ट्रक्चर था, जहां आपके दांत के नीचे इन्फेक्शन गया है, छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं सुइयों जैसे, उससे वो क्लीन किया जाता है। और क्लीन करके जो आपके दांत के नीचे इन्फेक्शन हो गया है, जो पस फॉर्मेशन हो गया है या जो सेल्स अल्टर हो गए हैं, तो उनको रिमूव किया जाता है सॉल्यूशंस के साथ में, एंड देन वहां मेडिकामेंट डाला जाता है और फिर उस टूथ को क्लोज किया जाता है। तो ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, इसमें आपका दांत तो डेड हो गया है, मतलब आपके दांतों की नसें और ब्लड सप्लाई निकाल लिया गया है, आर्टिफिशियल मटेरियल से उसको क्लोज किया गया है। एंड बट आपका दांत जैसे पेरियोडोंटल लिगामेंट से आपके बोन में अच्छे से रखा हुआ था, तो उसको वैसे ही प्रिजर्व किया गया है। तो ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है जिसमें हम कहेंगे कि ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट काफी रेगुलर ट्रीटमेंट हो गया है अभी। अभी जैसे जब तक ऐसा नहीं है कि दांत का पोर्शन बहुत ज्यादा खराब हो गया है और बिल्कुल रूट्स ही बचे हुए हैं आपके दांत में, क्राउन पोर्शन कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ है ही नहीं जिसके कारण हम दांत को आपके बचा सके, तभी हम दांत को निकालने का सोचते हैं।
दूसरा दांत को निकालने का जो प्रोसीजर है उसमें ऐसा आता है कि जब आपके पेरियोडोंटल लिगामेंट्स पूरे ही खराब हो जाते हैं, दांत पूरा हिलने लगता है, जिसको हम ग्रेड 3 मोबिलिटी कहते हैं, उस समय फिर हम उसको बचा नहीं सकते हैं, तो हम उसको निकालते हैं। तो ये पायरिया की जो कंडीशंस है, इसमें भी हमारा ट्रीटमेंट प्लान ऐसा डिसाइडेड है कि आप रेगुलरली चेकअप करवाइए। अगर आपका कैलकुलस जमा है तो उसको रेगुलरली क्लीन करवाइए, ताकि आपके पेरियोडोंटल लिगामेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर्स ना आए और वो तंतु आपके खराब ना होए वहां पर। उसके बाद में भी अगर इफ सपोज यू आर स्लाइटली लेट कि नहीं हुआ है, तो भी कुछ क्लीनिंग प्रोसीजर्स हैं जिससे आपके दांत को और पेरियोडोंटल लिगामेंट्स को बचाया जा सकता है। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे भी हैं कि अगर आपके दांत का बोन स्ट्रक्चर खराब भी हुआ है, तो उसमें बोन ऑगमेंटेशन करके आपके दांतों को आर्टिफिशियल बोन का सपोर्ट देकर भी हम दांत को बचा सकते हैं। तो ये काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स हैं जिसको करने से आप अपने दांतों को सेव कर सकते हैं। अभी ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, और कुछ प्रोसीजर्स के बारे में आप अगर बात करना चाहेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर सेशंस में उसको डिस्कस करेंगे। अभी दूसरा एक क्यूरियोसिटी सभी की इस बारे में रहेगी, दो चीजों के बारे में रहेगी, एक तो लेजर्स और दूसरा इम्प्लांट। तो ये लेजर्स क्या है, डेंटल लेजर्स क्या है, इसके बारे में आपका एक क्यूरियोसिटी रह सकती है। तो उसको मैं कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी कि ये डेंटल लेजर्स जो रेगुलर लेजर्स हैं वैसे ही लेजर्स हैं। इसमें ऐसा है कि जो कुछ सर्जरीज रहती हैं दांत के या ओरल कैविटी के रिलेटेड, जो भी कुछ सर्जरीज रहती है जिसमें हम स्कैल्पेल से पहले कट कर देते हैं उसको और सूचर करके फिर उसको क्लोज करते हैं। तो कुछ सर्जरीज ऐसी है जिसमें हम लेजर से ही उसको कट कर देते हैं, तो उसमें ब्लीड नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, तो उसको भी क्लोज किया जा सकता है लेजर से। देन उसमें सूचरिंग नहीं करना पड़ सकता है। और अगर दोनों चीज नहीं है, जैसे हमने कट भी नहीं किया है और सूचर भी नहीं किया है, तो डेफिनेटली आजू बाजू के टिश्यूज को हमने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया है, तो उसमें हीलिंग प्रोसीजर बहुत अच्छे से होता है। तो ये हो गया लेजर से सर्जरी का क्या होता है ये। और दूसरा ये है कि ये लेजर्स का और जो यूज है वो है हमारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स में। अभी जैसे मैंने बताया, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जब अंदर का इन्फेक्टेड पोर्शन, हम कैनाल के अंदर का इन्फेक्टेड पोर्शन को सोल्यूशन से क्लीन करके निकालते हैं, उसके बाद में भी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके रूट कैनाल में या दांत के नीचे हैं वो क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो वो जो क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो उनके सेल वॉल जो होती है उसके ऊपर हम लेजर से उसको ट्रीट करते हैं। मतलब हम लेजर से जो बीम डालते हैं रूट कैनाल के अंदर, तो उससे वो सेल वॉल उनकी डिस्ट्रक्ट हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर डिस्ट्रक्ट होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरीके से रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स में उसका एंटीसेप्टिक इफेक्ट है। मतलब जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हमको काम करना है उसके लिए उसका इफेक्ट है। तो ये लेजर्स के सर्जिकल एंड रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड इफेक्ट हो गए हैं। फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एस्थेटिक्स में अगर हम कहेंगे तो ब्लीचिंग में उसका इफेक्ट है। ब्लीचिंग में इजीली जो ब्लीचिंग एजेंट है वो आपके इनेमल में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये बाकी चीजें हैं उसमें। अभी उसके बाद आएगा कि डेंटल इम्प्लांट क्या है। तो ये डेंटल इम्प्लांट जो है ये सिंपली दांत का प्रत्यारोपण है। अभी इस प्रत्यारोपण को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सपोज आपका दांत निकाल दिया है, निकल गया है या निकाल दिया गया है। निकल गया है तो कब रहेगा कि जब आपकी ग्रेड 3 मोबिलिटी आ जाएगी, आपका पायरिया इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि दांत हिलने लगेगा और अपने आप निकल जाएगा। या कुछ वजह से जैसे आपका दांत निकालना पड़ा है, तो दांत निकालने के बाद में जो आपका वहां का जो रूट का पोर्शन रहता है वो नेचुरल हीलिंग में बोन प्रोसेस में आपका बोन फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर। तो ये इम्प्लांट क्या चीज है कि इम्प्लांट वहां पर प्रत्यारोपण करते हैं। ये टाइटेनियम के बने हुए रहते हैं और वो आपका जो रूट पोर्शन है उसको रिप्लेस करता है वहां पर बोन में जाकर। जैसे हम पहले देखते थे कि अगर एक दांत निकला हुआ है बीच का, तो हम आजू बाजू के दो दांतों का सपोर्ट लेकर वो दो के ऊपर भी क्राउन करके ये ब्रीजिंग करते थे। तो ये ब्रीजिंग करने में क्या होता था कि बाजू के दो टूथ स्ट्रक्चर का इनेमल हम उतना ही घिसते थे और वहां पर भी कैपिंग देते थे। इसमें कैसे होता है कि अगर आपका एक टूथ स्ट्रक्चर गया हुआ है, तो आपके बोन से ही हम उस इम्प्लांट के थ्रू सपोर्ट ले सकते हैं और आपका दांत रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से
तो ये एक सिंगल टूथ के लिए हो गया। फिर मल्टीपल टीथ के लिए है। देन हमारे जो डेंचर्स हैं, जैसे अभी जिसको हम कौड़ी कहते हैं या नकली दांत जो बने हुए रहते हैं, अगर आपके पूरे दांत निकल गए हैं और उसको आपने रिप्लेस किया है एक डेंचर स्ट्रक्चर से, तो वो डेंचर्स के लिए भी इम्प्लांट्स में ऐसा है कि जो निकालने डालने वाले दांत है उसके जगह वो पूरे फिक्स किए जाते हैं। जैसे हम मल्टीपल वहां पर इम्प्लांट्स डाल देते हैं तो उसके ऊपर से आपके सभी दांत एक साथ में जोड़कर उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में है। अभी जैसे डेंचर्स के बारे में अभी बात की है अपन ने, तो वो डेंचर्स के बारे में भी बात करते हैं। तो डेंचर्स में ऐसा है कि हमें दांत रिप्लेस क्यों करना है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है उसमें। तो जैसे अभी हमारे दांत एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और एक असेंबली में है, तो ऐसा समझिए कि एक बुक शेल्फ लगा हुआ है आपका प्रॉपर, ठीक है। तो उसमें कि अगर एक बुक हम निकाल लेते हैं तो कैसे कोलैप्स हो जाती है ना बाकी की बुक्स, उसी तरीके से है। अगर आपका इन बिटवीन एक आधा टूथ निकाल लिया गया है तो वो कोलैप्स हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारे टूथ में एक नेचुरल मोबिलिटी होती है, तो उस मोबिलिटी के चलते जहां पर स्पेस मिलती है उस तरफ वो दांत हमारे ऐसे टेंड हो जाते हैं। तो अगर हमारा बीच का दांत मिसिंग है तो दोनों दांत उस तरफ ऐसे आ जाएंगे और ऊपर वाला दांत भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो फिर वो बाजू के दांतों से टकराना चालू हो जाएगा और फिर से हमारा मैस्टिकेशन अल्टर हो जाएगा। तो हमारा मैस्टिकेशन अल्टर होता है तो हमारे मसल्स अल्टर हो जाते हैं, मसल्स अल्टर हो जाते हैं तो फिर हमारे पेन चालू हो जाते हैं, चिक्स में पेन चालू हो जाते हैं, जॉइंट में पेन चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो पेन का सिलसिला एक दूसरी तरफ मोड़ ले लेता है। पूरे दांत नहीं है तो कुछ लोगों का ऐसे कहना रहता है कि हम तो बोन से भी चबा लेते हैं। हाँ, चबाना हो जाता है, या जैसे भी आपको आदत हो गई है, आपके मसल्स को आदत हो गई है तो आप कर सकते हैं। पर जिस तरीके का मैस्टिकेशन हमको चाहिए है डाइजेशन के लिए, वो मैस्टिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये आपको दांतों को रिप्लेस करना पड़ सकता है, करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है ताकि आपका मैस्टिकेशन बना रहे। फिर वो मैस्टिकेशन से रिलेटेड आपकी जो बाकी के गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, जैसे गैस होती है या डाइजेशन नहीं होता है, तो फिर बाकी के काफी ट्रबल्स आना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके का फिर वो सिक्वेली बन जाती है। तो इसके लिए आपका दांतों का होना और दांतों का रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही छोटी कोशिश की है आपको सब चीजें एक साथ एक्सप्लेन करने की। अभी इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाँ बोलिए। दांत सब निकल जाने के बाद बत्ती सी बनवाई थी लेकिन टूट गई थी, मेरे सासू जी के लिए पूछ रही हूँ। हाँ और हाँ फिर अभी 5 साल के बाद में ऐसा लग रहा है कि दूसरी डेंचर बनवाए, तो 5 साल तक डेंचर यूज नहीं किया है तो फिर बनवा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बनवा सकते हैं, उसको एज अ न्यू केस ट्रीट करेंगे डेंचर बनाने के लिए। हाँ, और ये एक पॉइंट भी रह गया था मेरा बताने का कि जो डेंचर वियरर्स हैं उसमें कैसे रहता है, जो डेंचर हम बनाते हैं उस डेंचर को अगर आप कांस्टेंट यूज करते हैं तो उस डेंचर के प्रेशर से आपका नीचे का जो हड्डी का स्ट्रक्चर रहता है, बोन का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें स्लाइट चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। और आजू बाजू की मसल्स में भी या मसूड़े में भी थोड़े से चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। तो जो डेंचर वियरर केसेस हैं उन्होंने एक 3-4 साल के बाद में अपना डेंचर दूसरा बनवा लेना चाहिए, तो वो चेंजेस के साथ में आपका डेंचर बनेगा। और जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके सासू जी ने यूज ही नहीं किया है उसको, 5 साल तक बनवाया है बट टूट गया था तो यूज नहीं किया, टूटा हुआ डेंचर भी रिपेयर हो सकता है, हो सकता था, आप उसको रिपेयर करवा सकते थे। अगर नहीं करवाया है और अभी काफी दिनों से यूज नहीं किया है तो उसके मेजरमेंट्स चेंज हो जाते हैं, तो आप अभी नया डेंचर बना सकते हैं। नहीं, लेकिन वो जो नीचे का जो जगह है वो कड़क हो जाती है ना, तो फिर वो सूट होगा क्या उनको डेंचर? हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, वही पूछना था। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। दीदी मेरे दांत में कणक लगती है पर वो कान में तक दर्द होता है, तो दांत में दर्द हुआ तो कान तक दर्द जाता है दीदी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाता है। जैसे मैंने कहा था कि दांत की छोटी छोटी नसें जो रहती है वो एक साथ मिलके फिर अपने ब्रेन की तरफ सेंसेशन देती है, तो ये रीजन पूरा अपना एक साथ रिलेटेड है दांत का
देन ये साइनसिस का, ये सब चीजें एक साथ रिलेटेड है। तो ये दांत का इन्फेक्शन अगर आपका है तो वो कान तक आपको दर्द दे सकता है। बट जो अपने यहाँ पर एक ये था, मिसकंसेप्शन है कि दांत निकालने से आंखें खराब हो जाती है, ये गलत है। हाँ, ये ऐसा नहीं है, दांत निकालने से आंख खराब होती है, ये ऐसा नहीं है। बट दांत के इन्फेक्शन के कारण, जैसे यहाँ तक भी अगर ऊपर वाले दांत में आपके इन्फेक्शन है तो आंख के नीचे तक स्वेलिंग आना या आंख दुखना वगैरह ये सब नॉर्मल है। पर दांत की और आंखों की नसें टोटली अलग अलग है, और दांत निकालने से आंख के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और दीदी कड़ू नीम का दातुन करना चाहिए कि नहीं? कड़ू नीम का दातुन करना चाहिए? आप कर सकते हैं, दातुन कर सकते हैं। उसके जो कड़ू नीम के जो इफेक्ट है वो आपके मसूड़ों को काफी मजबूत कर सकते हैं। उनका इफेक्ट आपके मसूड़ों में अब्सॉर्प्शन से अच्छा मिल सकता है आपको। बट उस दातुन से आपका दांत और मसूड़ों के बीच का सरफेस जो क्लीन होना चाहिए, जो हम कहते हैं कि जो क्लीन होना चाहिए, वो ब्रश से ही क्लीन होगा, दातुन से नहीं होगा। मतलब दोनों करना चाहिए। आपको ब्रशिंग करना जरूरी है, उसके बाद में अगर आपको दातुन अच्छा लगता है तो आप उसका जो रस चूसते हैं या दातुन बनाते हैं वो काफी अच्छा इफेक्ट देगा आपके गम्स के ऊपर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, गम्स का मजबूती देगा, बट क्लीनिंग प्रॉपर जो होगा वो नहीं हो पाएगा उससे। अच्छा अच्छा, ठंडी से ठीक है, भी दर्द होता है क्या? पहुंचेगा। बराबर। दीदी ठंडी से भी दांतों में दर्द होता है क्या? यानी ठंडी से भी दांतों में दर्द होता है? होता है। जैसे एक फेस अगर ठंडी रही तो हमारी स्किन कैसे हो जाती है ना, उसके ऊपर इफेक्ट होता है। जहां पर भी हमारे सेंसेशन है, जहां पर भी हमारी नसें हैं, वो नसों के ऊपर अगर कोई भी चीज का इफेक्ट होगा तो वो ब्रेन तक पहुंचेगा। जैसे बहुत ज्यादा ठंडा है तो हमको महसूस कहाँ से, अपने त्वचा से होना चालू हो जाता है, आंखें भी लाल होती है, ठंड ज्यादा रहती है। तो उसी तरीके से दांत में भी महसूस होता है। पर जैसे मैंने बताया था कि दांत में आपका इनेमल जब तक अच्छा है तब तक कम महसूस होगा आपको। अगर आपका इनेमल घस गया है या दांत घिस गए हैं, तो अंदर का पोर्शन अगर आपका ओपन हो गया है तो उसमें आपको ज्यादा महसूस होगा वो। अच्छा अच्छा। हाँ मैडम। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैं बोली, ये मेरे ऊपर के 7 दांतों का मतलब सपोर्ट लेके ब्रिज बैठाया हुआ है, तो हाँ मतलब मेरे थोड़े ये जो है ना, क्या बोलते, जबड़े वो दुखते हैं, तो उसकी वजह से दुखते हैं कि क्या? आपके दांत कब लगाए हुए हैं? 4 साल हो गए होंगे। 7 साल हो गए हैं। उस वक्त आपको क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, वो कुछ दांत गिर गए थे, तो 7 दांत थे, वो गैप गैप से थे, तो उसके ऊपर उसका सपोर्ट लेके एक ब्रिज बना लिया पूरा। हाँ हाँ हाँ, ऊपर के दांत है। हाँ हाँ। तो अभी आपने रिसेंटली चेक किया है क्या उसको? हाँ, कैसे हैं आपके जो दांत लगाए गए थे, उस दांत के लिए जो दांतों का सपोर्ट लिया गया है, उस दांतों की अभी हेल्थ क्या है, हाँ। ये चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, नहीं वो नहीं चेक किया अभी तक। हाँ, वो चेक करेंगे। आपके दांत के नीचे अगर जो दांत सपोर्टेड, जो दांत आपका नहीं है, उसके नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो कनेक्टेड ब्रिज है आपका। बट जिस दांतों के ऊपर का सपोर्ट लेकर आपका ब्रिज बनाया गया है, उस दांतों की क्या कंडीशन है अभी, वो देख लेना जरूरी है उसका। अच्छा अच्छा, वो तो फिर दिखाना पड़ेगा। हाँ जी। दीदी रेगुलर ओरल केयर ठीक। दीदी रेगुलर ओरल केयर कैसे करे बताएं। हाँ, रेगुलर ओरल केयर में आपका खाने का स्टाइल क्या है, उसके ऊपर से काफी चीजें रहेंगी। अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट डाइट लेते हैं तो ओरल और जो मैस्टिकेटरी मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। इसलिए आपका फाइब्रस फूड होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रॉपर ब्रशिंग करना
प्रॉपर टेक्निक से ब्रशिंग करना, जैसे मैंने बताया था, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर कुछ भी तरीके का छोटा सा प्रॉब्लम भी रहता है तो आपको चेक कर लेना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि दांत के जो कीड़ा लगना चालू होता है उसमें सबसे पहले अपने को ये रहता है कि हमारे दांत में कुछ बहुत जाकर फंस रहा है जो इजीली हमारे टंग से नहीं निकल रहा है। जो इजीली टंग से निकल रहा है वो अपने दांत के सरफेस के ऊपर का है और वो क्लीन हो जाता है टंग से जो निकल जाता है। बट हमारे टंग से जो नहीं निकल रहा है, जैसे इन बिटवीन दांतों के बीच में भी जाकर कोई चीजें फंस रही है या दांत के ऊपर चिपक रही है, फंस रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो फूड लॉजमेंट अपने दांत के अंदर रह जा रहा है और उस दांत के फूड लॉजमेंट में बैक्टीरियल ग्रोथ होके वो अंदर फिर आपका कीड़ा या सड़न पैदा कर सकता है। तो ये सब चीजों की तरफ अटेंशन देना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि हमको इन बिटवीन, जैसे अभी काफी देर तक हमने पानी नहीं पिया है तो रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर विथ सम कैसे ये करेंगे कि रिंसिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे अगर बीच में हमने कुछ खाया भी नहीं है तो भी बीच में जाकर एक बार सिंपल पानी से कुल्ला करना बहुत जरूरी है। तो ये जो दांत के ऊपर हमारे जो एक परत तैयार होती है जिसको हम प्लाक कहते हैं वो निकल जाती है, तो एक ऑटोमेटिकली क्लींजिंग एजेंट रहता है वो। तो वाटर इज अ गुड क्लींजिंग एजेंट फॉर योर ओरल कैविटी। ये दो चीजें हैं। देन प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, देन ब्रश का चेंज करना, ये सारी चीजों से आप दांतों की केयर ले सकते हैं। थैंक यू दीदी। मैम और मैम ये ऐसा ब्रश हम यूज करते हैं दोनों दांतों के बीच में जो कचरा आता है ना वो निकालने को। हाँ तो हाँ, वो ज्यादा यूज करना ठीक है या उससे कोई तकलीफ हो सकती है, बढ़ सकती है? प्रोक्सा ब्रश की बात कर रहे हैं आप? प्रोक्सा ब्रश मेरे की हाथ बात में पकड़ा है, मैंने मेरे हाथ में पकड़ा है। हाँ, वो प्रोक्सा ब्रश है। जैसे अगर दो दांत के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाती है और बहुत हाँ, ज्यादा वही। चीजें फंसनी चालू हो जाती है। अभी ये गैप क्यों आती है, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका एक इन बिटवीन दांत चला गया है तो बाकी के दांतों में गैप्स आना चालू हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपका जो मसूड़ा है वो अगर नीचे चला गया है तो दो दांतों के बीच में गैप आ जाएगी। तीसरा ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस में अपने दांतों का स्ट्रक्चर ऐसा कोनिकल शेप रहता है, बोन जो रहता है, हड्डी जो रहती है वो ऐसी कोनिकल शेप रहती है। हमारे यंग एज में धीरे धीरे वो ऐसी फ्लैटन होते जाती है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है ना, थोड़ा बोन का रिसॉर्प्शन नेचुरल प्रोसेस में होते जाता है। तो ये जब फ्लैटन हो जाती है तो दो दांत के बीच में एक गैप आना चालू हो जाती है, तो उसको क्लीन रखना जरूरी है। ये प्रोक्सा ब्रशेस जब आपके दांत में बहुत ज्यादा जाकर फंस रहा है कुछ, तो उसको क्लीन करने के लिए दिया है, तो वो आप क्लीन कर सकते हैं। बट एक बार अपना फूड लॉजमेंट निकल गया है वहां से तो अच्छे से पानी से कुल्ला कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको ज्यादा देर तक नहीं यूज करना है। ज्यादा अच्छा। देर तक अगर आप यूज करेंगे और उसके अगर ब्रिसल्स बहुत ज्यादा आपके फैले हुए रहेंगे या कुछ ऐसा है तो आपके मसूड़ों के ऊपर उसका इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। मैम मैम हाँ बोलिए। ये मेरी गुड़िया है, इसका जॉ लाइन का ट्रीटमेंट बोला है। दिखा ना उसका, दिखा क्या बोला है मतलब? वो जो कोई प्लेट आती है वो जॉ, ये बोले कि जॉ ये थोड़ा सा अंदर है एंड इसको ब्रिसल्स लगाने पड़ेंगे। दिखा। हाँ हाँ, इसका गैप अंदर कम है। अच्छा, तो क्या तकलीफ क्या है उसको? उसको दांत दर्द होता है उसका। एक्चुअली क्या, वो गटर में गिर गई थी। नहीं सुन पा रही हूँ आपको। हेलो हेलो मैं बोलिए। नहीं सुन पा रही थी आपको भी। हाँ अब आ रही है आवाज मैम? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। एक्चुअली वो गटर में गिर गई थी दिवाली के पहले। ओके, हाँ हाँ, तो उसका फ्रंट जो टिथ है उसका, हाँ हाँ, तो वो आधा टूट गया था। ओके, तो उसको रूट कैनल किया है वहां पे। अच्छा, हाँ, तो उसका पीछे के दांतों में बहुत दर्द है अभी भी वहां पे। ओके। तो तो आपने डॉक्टर ने बोला किया कि था? हाँ एक्सरे किया है उसका? हाँ, एक्सरे निकाला है हाँ ना। हाँ, तो उसमें क्या था? उसका कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं था उस वक्त? नहीं बोन फ्रैक्चर और कुछ भी नहीं था उसमें। ओके, हाँ, हाँ,
तो उन्होंने बोला पहले आप जॉ का ट्रीटमेंट कराइए फिर ब्रिसल्स लगाएंगे, ऐसे उन्होंने बोला। ओके ओके, तो कितना तो एज है जॉ का इसका? 12 इयर्स। 12 इयर्स है। अच्छा, हाँ तो उन्होंने वो चेक किया होगा उसका, उसके हाँ, अगर उन्होंने परमानेंट दांत, हाँ परमानेंट दांत सारे आ गए हैं उसके, नहीं, 2 दांत बाकी है मैम अभी। 2 दांत आने के बाकी है। हाँ अच्छा, हाँ तो जॉ के लिए जो ट्रीटमेंट बोला होगा, या तो उसका थोड़ा सा जॉ डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं हम उसको, जो ओके जॉ का ग्रोथ होता है वो एज में प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, और इसका चिन थोड़ा सा अंदर है, अंदर मतलब है। नीचे हाँ का portion अंदर है। तो हाँ अभी कैसे है, अभी इसका ग्रोथ पीरियड चालू है जिसमें अपना ये पूरा जॉ का ग्रोथ हो रहा है। तो इस ग्रोथ को अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो इसका ये जॉ लाइन प्रॉपर आ जाएगा। अपर के ओके साथ में जो नीचे के जॉ का रिलेशन चाहिए, यानी ये मैंडिबल होता है, ये मैक्सिला होता है, तो हाँ मैक्सिला और मैंडिबल का जो रिलेशन चाहिए है प्रॉपर, वो रिलेशन इसका ग्रोथ फेज में अगर उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो वो आ जाएगा। इसलिए ओके उन्होंने वो एडवाइस किया होगा कि जॉ का रिलेशन इसका प्रॉपर ले लेते हैं पहले, क्योंकि जॉ का जब हाँ तक रिलेशन प्रॉपर नहीं आएगा तब तक टीथ का रिलेशन प्रॉपर नहीं आएगा। और टीथ का ट्रीटमेंट तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अगर वो कुछ इरेगुलर है या क्राउडिंग है या आगे है या पीछे है, जो भी है उसको हम बाद में ब्रेसेस लगाकर कर सकते हैं। बट ये जो जॉ का ग्रोथ है वो एक बार हाँ अगर आपका पक्का हो जाएगा तो उसके बाद में उसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको कुछ स्टिमुलेशन के लिए उन्होंने बताया होगा कि ये जॉ का ग्रोथ पहले प्रॉपर ले लेते हैं, फिर बाद में टीथ हाँ। का ट्रीटमेंट करते तो हैं। बोले वो कोई प्लेट है उसको 14 मंथ्स लगा के रखने पड़ेंगे तो हो हाँ जाएगा। हाँ, वो जॉ एक्टिवेशन के लिए रहेगा वो। इसका चिन्ह थोड़ा सा अंदर दिख ओके रहा है ना, मेरे को प्रॉपर उसका फोटोग्राफ नहीं, हाँ, मतलब चिन्ह अंदर है। हाँ, तो ये थोड़ा अंदर है उसका चिन्ह। तो ये चिन्ह अगर अंदर रहेगा तो ऊपर के हाँ दांत बाहर ना होते हुए भी बाहर है ऐसे लगेंगे, इसीलिए बाहर वो दिखते हैं। हाँ इसीलिए ओके ठीक हो जाएगा ना मैम? अब बिल्कुल अच्छे से ठीक होगा। आप हो प्रॉपर जाएगा। फॉलो करिए पर ट्रीटमेंट को जैसे बताया है वैसे। ठीक है ओके, थैंक यू मैम। ठीक ठीक है। मैडम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक कैसे दिखाइए ना एक बार। मैंने पूरा दिखाया है, मैंने उंगली को ही ब्रश समझ के पूरा प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक समझाया था, आप भी समझाया थोड़ी देर पहले। अच्छा